Hello everyone, welcome to the channel. Myself Unnati Patel and I'm the second professional MBBS student at Gandhi Medical College, Bhopal. So finally, in this particular lecture, we'll be talking about the digestion of food and the components, obviously, right? And before that, we had already covered our associated glands and the basic introduction of the digestion chapter and the layers of whole RGIT and everything. Okay. So if you haven't watched this video, please do watch and essay start karte hain. All the notes of this particular topic will be provided in our Telegram channel. So please do join as well. So without any further delay, let's get started. सबसे पहले we must know कि digestion of food is necessary for their absorption, right? Because जो food रहता है हमारा, that is in the very big component, so it is not at all directly absorbed in the blood vessels, in the blood actually, right? So we have to break it out in the very simplest manner so that it can be absorbed in our blood vessels and it is stored in the liver and can provide the energy to us, right? So सबसे पहले we'll talk about the digestion of food and इसमें we have the process. आप assume करो खुद में इट्स अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. सबसे पहले ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अर्लियर. अब बेसिकली क्या होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है, उसमें कुछ स्टेप्स रहती है. लाइक सबसे पहले है वी हैव इंजेक्शन ऑफ फूड. इंजेक्शन ऑफ फूड मतलब फूड आप खा रहे हो, फूड कम्स इनटू द बकल कैविटी, दैट इज योर इंजेक्शन. देन मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैस्टिकेशन इज फॉर च्यूइंग ऑफ फूड. आप जब च्यू करते हो फूड को तो भी वो ब्रेक होता है ना. एंड देयर इज अ डीग्लूटेशन एज वेल. तो डीग्लूटेशन मतलब कि ईसोफेगस में, बकल कैविटी से ईसोफेगस में फूड का आना, दैट इज कॉल्ड डीग्लूटेशन. ये कंप्लीट है. तो बकल कैविटी हेल्प्स इन दिस बाय द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. डीग्लूटेशन होगा एंड ईसोफेगस में आएगा एंड देन इट कम्स इनटू द स्टमक विद द हेल्प ऑफ द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. ओके, क्लियर है ये पॉइंट? तो यहाँ इतना समझ में आया. नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड. तो फूड का डाइजेशन होगा हमारे स्टमक में. स्टमक में डाइजेशन चर्निंग मूवमेंट होता है ना. एंड 6 to 8 आवर्स के लिए जो फूड है वो हमारे स्टमक में रहता है. इसमें बेसिकली हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं. और फिर होता है हमारा इंटेस्टाइन में फूड का मूवमेंट. तो स्टमक से फूड मूव करेगा इंटेस्टाइन में वेयर देयर इज अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अलॉन्ग विद द एब्जॉर्प्शन एंड देन वी हैव एसिमिलेशन की प्रोसेस एंड देन द रेस्ट ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस इन आवर फूड विल बिकम डिफिकेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, राइट. तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई. अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि माउथ में जो फूड रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ बोलस, है ना, जो कि सलाइवरी जूस एंजाइम्स जो है, सलाइवरी एंजाइम्स उनके साथ मिक्स होगा, दैट इज बोलस. देन एसिडिक फूड जो रहता है स्टमक में उसे बोलते हैं काइम एंड अल्कलाइन फूड इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज अ काइल. ठीक है, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. अब बेसिकली वी हैव द 3 मेन components इन एनी फूड. वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव प्रोटीन्स एंड देन वी हैव फैट्स. ठीक है, vitamins and minerals होते हैं but they are not digested in the body, they are totally excreted out, है ना, and or defecated out. And CPF जो रहता है, carbohydrates, proteins and fats, these are the most important component to be digested, right? So we'll study firstly about the digestion of starch or carbohydrates, and this is asked in 2013 and 2000, so please अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज इम्पॉर्टेंट, है ना. अब स्टार्च जो बेसिकली है क्या है, स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, उसका छोटा फॉर्म है माल्टोज. माल्टोज जो है वो फिर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर इन द इंटेस्टाइन. ठीक है, लाइक दिस. ओके, तो सब अपने अपने छोटे छोटे कंपोनेंट में, बट ऐसा नहीं है ना कि अचानक से बहुत बड़ा एक पीस है वो छोटे बहुत स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सबसे पहले लार्ज कंपाउंड जो है वो मीडियम साइज में कन्वर्ट होगा एंड देन उसके बाद छोटे छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो सबसे पहले स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज एंड देन माल्टोज विल फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, राइट. तो विल स्टडी अबाउट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. सबसे पहले स्टार्च गोज इनटू द, देखिए इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज कि किस पार्ट में ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस पार्ट में किस तरह से डाइजेस्ट होगा एंड कैसे एब्जॉर्ब होगा, राइट. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट दी माउथ. माउथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या होना है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन से स्मॉलर कंपोनेंट में कन्वर्टेड होगा एंड देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट होगा एंड देन फिर उसके बाद हमारा इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में
इंटेस्टाइनल जूस का कॉम्पोजिशन हमने देखा था, फिर वहाँ पर माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में किस तरह से कन्वर्ट होगा, लैक्टोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, लाइक दैट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी कवर करेंगे, राइट। आई होप द प्रोसेस ऑफ माई एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। एंड इसी तरह से आपको पढ़ना है, सो विल नेवर गेट कंफ्यूज। अगर कोई भी क्वेश्चन स्टार्च पे आता है तो आपके माइंड मैप आपका बना होना चाहिए कि स्टार्च में सबसे पहले माउथ में ये एंजाइम एक्ट करता है स्टार्च पे, फिर इंटेस्टाइन में ये रहता है, स्टमक में स्टार्च का कुछ नहीं होता क्योंकि स्टमक में मेन डाइजेशन प्रोटीन का होता है। ओके, तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, pharynx is a common passage. We had already studied in the parts of the GIT when we had talk about it in the first lecture. तो pharynx is a common passage of food, ठीक है। pharynx के बाद जो food है वो हमारा esophagus में चला जाता है। Epiglottis actually prevents the entry of the food into the glottis, and glottis is the opening of our respiratory respiratory tube, that is trachea. तो ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटस बोलते हैं एंड ईसोफेगस की ओपनिंग को गलेट बोलते हैं। अब बेसिकली हमें पता है कि आगे की तरफ ट्रैकिया है एंड पीछे की तरफ ईसोफेगस है, इसलिए ट्रैकिया में जो रिंग है वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में रहती है, राइट। तो पीछे की तरफ ईसोफेगस है। अब और हमें पता है कि यहाँ पर जो कॉमन पैसेज है दैट इज फेरिंग्स फॉर फूड एंड एयर बोथ, सो वी नीड टू प्रिवेंट द फूड from going into the trachea. So which structure prevents the entry of the food into the trachea? It is the epiglottis, right? So please to remember, ये question बहुत बार आ चुका है and this is asked in the 2011 as well. Okay, so सबसे पहले starch is going into the mouth. हमने food लिया, the food is all the components of the food is placed in the mouth first of all, है ना। तो by salivary amylase we have the saliva, we had studied the composition of saliva, है ना, इसलिए फर्स्ट लेक्चर देखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सलाइवा में हमारा है salivary amylase एंड द salivary amylase एक्ट इन द पीएच। पीएच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक रफ आइडिया मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दे दिया था कि जो पीएच है हमारा बकल कैविटी का 6.8, गैस्ट्रिक जो पीएच रहता है दैट इज नियरली 3 to 4, है ना, बहुत ज़्यादा एसिडिक। इंटेस्टाइन का जो पीएच रहता है दैट इज अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, राइट। तो द salivary amylase acted upon starch at the pH of 6.8 and convert the starch into the maltose, ठीक है। तो यू कैन आस्क दिस थिंग कि पीएच क्या है, salivary amylase कौन से पीएच पे एक्ट करता है। salivary amylase जो है वो हमारा सलाइवा का कॉम्पोनेंट है, उसका दूसरा नाम टाइलिन होता है एंड स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। नाउ वी मस्ट नो दिस, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च, लाइन ऑफ एनसीईआरटी कैन बी आस्क्ड कि 30% ऑफ द स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है माउथ में। मतलब टोटल 100% स्टार्च में से हमारा 30% जो स्टार्च है वो कहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, माल्टोज में, इन अ माउथ। ओके, now this is written in NCERT that teeth and tongue with the help of the saliva masticate and mix up the food thoroughly. Mucus in the saliva helps in lubrication and adhering the masticated food particles into the bolus. ठीक है, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट हुआ है, प्रोटीन एज इट इज है, फैट्स एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड फैट्स, so they will be converted into their simplest form in the stomach and the further intestine, right। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट का 30% कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द किसमें, माल्टोज में, एंड देन प्रोटीन ऐसा की ऐसा एंड फैट्स सेम टू सेम जैसा था वैसा ही फूड में, और वो सब साथ में मिलके बनाता है बोलस। ओके, बोलस अंडरस्टूड। तो ये कभी पूछे कि अब जब फूड व्हेन फूड मूव्स फ्रॉम द बकल कैविटी इनटू द ईसोफेगस इट इज कॉल्ड एज, तो इट इज कॉल्ड एज बोलस। अंडरस्टूड। नाउ अब क्या हुआ, देखो इसके बाद हमारा जाएगा ईसोफेगस के बाद जाएगा हमारे किसमें, स्टमक में, राइट। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता है, देन द फूड विल मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बकायदा डाइजेशन, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में वी मस्ट नो डिओडिनम में वी हैव अ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ से पैनक्रियास के भी जूस आते हैं, राइट, एंड लिवर भी बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है। तो लिवर बाइल सिक्रीट करेगा, बाइल हेल्प्स इन द emulsification of fat and other pancreatic juice we have pancreatic amylase there strongest, and it will help in the small intestine, it will help in the digestion of the starch. The rest 75% of the starch is converted into the maltose at the pH of 7.8. I had already tell you that it is slightly alkaline and कहाँ पर होगा ये काम, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में चीज़ें जो रहेंगी, जो आ रहा है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज काइम। फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन जो कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं वो बोलते हैं उसको काइम, ठीक है।
तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो 6.8 pH पे सलाइवरी अमाइलेज ने काम करा, 7.8 pH पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज ने काम करा, एंड हमारे पास अब आ चुका है माल्टोज। तो 100% जो स्टार्च प्रेजेंट था हमारे फूड में, दिस स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू दी माल्टोज। डन। नाउ अब देखो, माल्टोज इज नॉट द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो रहती है? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है ना, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ऐसा। तो जो मोनोसैकेराइड्स है ग्लूकोज, वो कन्वर्ट होगा, माल्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ये भी इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये सारे एंजाइम्स जो है वो किस में प्रेजेंट है? हमारे इंटेस्टाइन में, एट द pH ऑफ 7.8, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन अगर देखा हो तो भी गलत नहीं है। एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपलेस्ट एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट। तो माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सुक्रोज जो है इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो जितना भी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट था वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो क्या हम इस चीज़ को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं? डेफिनेटली करवा सकते हैं, राइट। देन बाइल, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द secretions released into the small intestine। तो आई टेल यू कि बाइल जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है? लिवर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से। पैनक्रियाटिक जूसेस पैनक्रियास से आ रहा है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रही है, एंड देन दे टुगेदर हेल्प्स इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ईजी है, बस पीएच, एंजाइम्स एंड देयर सिंपलेस्ट फॉर्म को याद रखना है, किस जगह पर क्या चीज़ हो रही है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले एक तो बात जो है वो छोटी सी बात ध्यान में रखो कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो वहाँ नहीं होगा, हमारे बकल कैविटी में। कहाँ हो रहा है हमारा प्रोटीन का डाइजेशन? स्टमक में। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टमक में हो रहा है। बेसिकली स्टमक में जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, यानी कि zymogens प्रेजेंट रहते हैं। अब उनको एक्टिवेट करने का काम करता है द pH ऑफ द स्टमक, दैट इज एसिडिक pH। मतलब कि किसकी प्रेजेंस में एसिडिक pH हो रहा है? HCl की प्रेजेंस में। HCl इज एसिड, एसिड है तो pH हमारा कैसा है? एसिडिक है, राइट। तो सबसे पहले वी हैव द एक्टिवेशन ऑफ zymogen इन द गैस्ट्रिक जूस, ओके। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ zymogen इन द पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये पैनक्रियास, मतलब ये जो है ये काम हमारा हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो काम हो रहा है हमारा किस में हो रहा है? स्टमक में। अब देखिए, स्टमक में बेसिकली क्या हो रहा है? पेप्सिनोजन जो है, पहले हमने बात करी है इसमें किस चीज़ की? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स की। उसके बाद हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, प्रोटीन के डाइजेशन की बात बाद में कर रहे हैं। पहले एक्टिवेशन किस किस तरीके से होता है ये देख लो। जो हमारे एंजाइम है किसमें? गैस्ट्रिक जूस में, जो कि है हमारा पेप्सिन और रेनिन। बेसिकली ये प्रेजेंट आता है किस फॉर्म में? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन की फॉर्म में। आई होप यू लर्न रिमेंबर दिस थिंग दैट डबल एन वाला पॉइंट, ठीक है। डबल एन इन द किडनी एंड डबल एन इन द एंड सिंगल एन इन द किडनी वाला रेनिन एंड डबल एन इन दिस स्टमक वाला रेनिन, ठीक है। तो ये याद रखिए और इसको ध्यान में रखना। पेप्सिनोजन जो है वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, एक्टिवेट हो चुका, अब प्रोटीन पे एक्ट करेगा। प्रोरेनिन जो है वो HCl की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होता है, एक्टिवेट हो चुका, अब ये काम करेगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन उसके बाद देखो, इंटेस्टाइन में जाएगा फूड, इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड दोज इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, आई होप यू रिमेंबर एंटेरोकाइनेस, हमारा एंटेरोकाइनेस है ना, जो कि एक्टिवेट होता था। एंड देन उसके बाद ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता था, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता था एंड ट्रिप्सिन, है ना, एंटेरोकाइनेस। और ये जो ट्रिप्सिन है वो फिर बाकी सारे बचे हुए एंजाइम्स को, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, आई होप यू रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, उन सबको कन्वर्ट करते थे वो उनके एक्टिव फॉर्म्स में, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो ये एक बार जितने भी सारे एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे ना, उसके बाद हमारा प्रोटीन का डाइजेशन बाकायदा बहुत अच्छे से होगा। तो एक्टिवेशन ऑफ zymogen इन द इंटेस्टाइनल जूस, so it is same. Non-protein digestive enzymes in the intestinal juice is enterokinase. Protein digestive enzymes is aminopeptidases, dipeptidases, ये देखिए। एंड इनको साथ में मिला के एरिप्सिन बोलते हैं, बट ये आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल जूस, इट इज कॉल्ड एरिप्सिन। बट इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यू मस्ट रिमेंबर दिस एंटेरोकाइनेस।
Enterokinase is very much important, right? So aminopeptidases, dipeptidases are important, they are useful. देखिए नाम में ही बात छिपी हुई है, aminopeptidases अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसको ब्रेक डाउन करेगा. डाईपेप्टाइडेजेस तो प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू द डाईपेप्टाइड, तो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा डाईपेप्टाइडेजेस. मतलब अगर डाईपेप्टाइड है, एक पेप्टाइड ये है, दूसरा पेप्टाइड ये है, और दो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करना है, तो फिर इसमें काम करेगा कौन? डाईपेप्टाइडेजेस. अंडरस्टूड. तो अब देखिए सबसे पहले प्रोटीन आया, गैस्ट्रिक जूस है, पेप्टोन्स प्रोटियोसिस एंड प्रोटीन में कन्वर्ट होगा. बेसिकली क्या है कि ये इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म है, देन उसके बाद और स्मॉलेस्ट फॉर्म है पैनक्रियाटिक जूस की प्रेजेंस में. मतलब देखो हमने पहले बात करी थी कि देखो हमारा जो बकल कैविटी है उसमें भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हमारा किस में? इंटेस्टाइन में, राइट. तो सबसे पहले प्रोटीन जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू एक्ट होता है. तो प्रोटीन में गैस्ट्रिक जूस ने अपना काम करा 1.8 pH एंड पेप्सिन. तो यहाँ पर उसने कन्वर्ट करा है पेप्सिनस एंजाइम, है ना, जो हमने एक्टिवेट करवाया था ऊपर की तरफ. एक्टिवेट किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में. तो बेसिकली इसने एक्टिवेट करा एंड इट विल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टोन्स प्रोट्यूसस एंड प्रोटीन्स. बचे हुए जो भी प्रोटीन्स हैं, कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं होगा स्टमक में भी, है ना, थोड़ा बहुत प्रोटीन तो बच ही जाएगा. तो ऐसा रहता है. तो पेप्टोन्स और प्रोट्यूसस मतलब थोड़ा बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और प्रोटीन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो पैनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन था, जो किसने एक्टिवेट करा था? एंटेरोकाइनेस ने, वो कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन एंड प्रोटियोसिस में. ठीक है. और जो ऑलरेडी स्टमक में पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस बन चुके हैं, वो पैनक्रियाटिक जूस का में जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज था वो एक्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स. ठीक है. नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमारा डाइपेप्टाइड्स था और अमीनो एसिड तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना. ऐसा नहीं रहता कि पूरा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, बट थोड़ा बहुत परसेंटेज जो है वो डाइजेस्ट होता रहता है धीरे धीरे, राइट. तो फिर डाइपेप्टाइड्स जो बचे हुए हैं वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेजेस. दिस वन. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है. जो प्रोटीन है गैस्ट्रिक जूस की प्रेजेंस में पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में कन्वर्ट होंगे. बचा हुआ प्रोटीन जो इंटेस्टाइन तक आएगा वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड प्रोटीन है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस वाला, वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ अमीनो एसिड इज द सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म, तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट ये जो डाइपेप्टाइड है जो अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो कन्वर्ट होगा हमारा अमीनो एसिड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइपेप्टाइडेजेस, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अब जो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस बचे हुए हैं उनका क्या? उनमें एक्ट करेगा अमीनो पेप्टाइडेजेस एंड इट विल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द डाइपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स अगेन. एंड इन डाइपेप्टाइड्स से फिर से अमीनो एसिड बन जाएगा एंड अमीनो एसिड जो है वो फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. कुछ नहीं है, सबसे लार्जेस्ट जो रहता है वो प्रोटीन रहता है जो हम खाते हैं. दिस प्रोटीन विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस. दिस पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू द डाइपेप्टाइड्स and amino acids, and the rest of the dipeptides will be converted into again the amino acids. मतलब ultimately the protein will be converted into the amino acids and these amino acids will get absorbed in the body, right. I hope this is clear and this is all about the digestion of proteins. अब देखो digestion of proteins easy, वो भी easy. लिपिड important है. उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्फेंट्स में रेनिन प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस में, बिकॉज हमारे इन्फेंट्स में केसीन प्रोटीन रहता है मिल्क में. ठीक है. जो इन्फेंट में बेसिकली जो इन्फेंट रहता है वो मदर की मिल्क पे डिपेंडेंट रहते हैं. तो अब मदर के मिल्क को डाइजेस्ट करवाना है. अब मिल्क में प्रोटीन रहता है. कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन होता है, राइट. तो मिल्क का जो केसीन प्रोटीन है उस पर एक्ट करेगा RENNIN, दैट इज रेनिन एंजाइम. अब रेनिन जो है वो कन्वर्ट करेगा कैसीन को पैराकैसीन में. पैराकैसीन कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम में प्रेजेंट रहता है, तो कैल्शियम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड विच इज कॉल्ड एज अ कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब फिनोमिना को बोलते हैं. एंड दिस कैल्शियम पैराकैसिनेट है वो पेप्सिन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट विल बी एब्सॉर्ब्ड. ठीक है. और जो बड़े लोग रहते हैं, लाइक ये तो इन्फेंट्स की बात हो गई, 8-10 महीने तक अगर बच्चा जो है वो मिल्क डाइट पे रह रहा है मैक्स टू मैक्स,
तो वो उसकी मिल्क में जो स्टमक है उसमें प्रेजेंट रहेगा रेनिन। बट जब वो बाहर का खाना स्टार्ट कर देता है देन दिस एंजाइम्स विल बिकम लोअर डाउन एंड बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है प्रोटीन डाइजेशन की वही यूज़ होती है, राइट। तो सम और स्मॉल अमाउंट ऑफ द लाइपेसेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बट दिस लाइपेसेस आर वेरी वीक, ठीक है। तो मेन डाइजेशन, अब अगर आपसे पूछे कि मेन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टमक, ओके, डोंट फॉरगेट दिस। फाइनली वी विल टॉक अबाउट द डाइजेशन ऑफ द लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला कि बाइल यूजफुल होता है एंड दूसरी चीज़ बाइल में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। बाइल इज यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट एंड देयर इज नो एंजाइम्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस, ओके। बाइल सॉल्ट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन बेसिकली, है ना। तो bile helps in the emulsification of fat, that is breaking down of the fat into a very smaller micells and bile also activates the lipase, ठीक है। और ये सरफेस एरिया बढ़ाता है तो इजीली जो हमारा फैट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। नाउ ट्राइग्लिसराइड या फैट और लिपिड जो है वो किससे बना हुआ रहता है, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ रहता है, ये भी नो अबाउट दिस थिंग इन द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सबसे पहले तो, और एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि बाकी सब चीज़ों का डाइजेशन हो रहा है अलग अलग जगह पर, फैट का डाइजेशन अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ है, वो स्टार्ट ही इंटेस्टाइन में आके होता है, ठीक है। बिकॉज इट रिक्वायर्स बाइल फॉर इट्स इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन से सरफेस एरिया बढ़ता है एंड सरफेस एरिया एक्टिवेट करता है लाइपेसिस को, अलॉन्ग विद दैट इट गिव्स अ मोर सरफेस एरिया इन द फास्टर एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेस, अलॉन्ग विद द एक्टिविटी भी लाइपेसिस की ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ कंप्लीट क्लियर है। रिचेस द स्टमक आर टोटली अनडाइजेस्टेड, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ विल टॉक अबाउट द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट का इमल्सिफिकेशन मतलब कि फैट का ग्लोबुल इज कन्वर्टेड टू द ड्रॉपलेट्स विच इंक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया एंड ऑल्सो लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेसेस। आई होप इट इज क्लियर। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने का है दैट इज इट इज प्रेजेंट और इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द बाइल ज्यूस, ओके। lecithin and organic salts are also involved but bile juice is a main component, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर है। नाउ विल टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स किस तरह से ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड्स मतलब नथिंग बट अ फैट और अ लिपिड, ठीक है। वो पैनक्रियाटिक जूस एंड मस्ट नो दिस थिंग दैट पैनक्रियाटिक लाइपेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइपेस, ठीक है। Must know this thing that pancreatic lipase is the strongest lipase. This converts the triglycerides into the diglycerides और मोनोग्लिसराइड किसकी यूनिट होती है, ग्लूकोज की होती है, ठीक है। बट ट्राइग्लिसराइड में मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। अब मैंने आपको बताया था कि एक बार मतलब ऐसा नहीं है कि ट्राइग्लिसराइड 100% है तो 100% ट्राइग्लिसराइड जो है वो मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। धीरे धीरे करके सबका डाइजेशन होता है। तो पहले जो थोड़ा बहुत हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, अब दे विल गो इनटू द एब्सॉर्प्शन एंड बाकी जो बचा हुआ डाइग्लिसराइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारा मोनोग्लिसराइड में और ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल लाइपेस, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब बेसिकली एब्सॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड इज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज ये हमारा जो है फैटी एसिड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड वेसल्स में, दे आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ द लैक्टियल्स। तो वो हमें अलग से थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स एंड द काइलोमाइक्रोन्स विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ब्रेकडाउन जो है हमारा ये क्लियर हो गया है। ट्राइग्लिसराइड किस में ब्रेकडाउन होता है, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये किस में कन्वर्ट होता है, रीजन बिंग आपके एंड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का तो ईजी अमीनो एसिड एंड स्टार्च का भी ईजी है दैट इज, या कार्बोहाइड्रेट का ईजी है दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, है ना, ये सब। बट इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ मिसल इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि हमारा जो फैटी एसिड है वो डायरेक्टली किस में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड वेसल्स में। इट इज एब्जॉर्ब इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम फर्स्ट इन द लेक्टियल्स एंड देन उसके बाद ब्लड में जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मिसल। जो म्यूकोसा की जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली हमारी इम्परमेबल होती है फैटी एसिड के लिए, सो दैट हमें मिसल फॉर्मेशन करवाना पड़ता है। तो जितने भी हमारे मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड है, बाइल सॉल्ट है, उसमें हम मिसल फॉर्मेशन करवाएंगे बाय द बाइल सॉल्ट जो है वो कवर करेंगे सबसे पहले। तो सपोज दैट दिस इज आर फैटी एसिड, तो उसमें बाहर की तरफ लाइक आपने पढ़ा होगा वो जो मिसल फॉर्मेशन होता है डिटर्जेंट्स में इस तरह से होता है। तो बाइल सॉल्ट जो है वो पूरी फैटी एसिड के ड्रॉपलेट को कवर कर लेगा, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड उनकी ड्रॉपलेट को कवर करेगा इस तरह से, एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द
म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो समझ में आया ये चीज़ कि बाइल सॉल्ट्स का क्या रोल है इसमें, है ना। तो मिसल फॉर्मेशन हो गया, तो ये बीच में फैटी एसिड की ड्रॉपलेट है और आइट साइड में ये जो हमारा दिख रहा है वो क्या है, बाइल सॉल्ट्स है। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ एब्जॉर्ब हुई है, म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, वी मस्ट नो दिस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टियल्स में जा रहा है और लैक्टियल से बाहर जाएगा तो कैसे होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर बेसिकली प्रोटीन कोटिंग होती है ट्राइग्लिसराइड की। जो हमारा जो ट्राइग्लिसराइड प्लस बाइल सॉल्ट्स था वो यहाँ पर सेल के अंदर आके बाइल सॉल्ट्स अलग हो गए, ट्राइग्लिसराइड अलग हो गया। अब सेल के अंदर जो है वो हमारा प्रोटीन कोट होगा ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइलोमाइक्रोन्स। अब काइलोमाइक्रोन्स जो है वो बेसिकली किस में चला जाएगा, लेक्टियल्स में। लेक्टियल्स के अंदर कौन गया, काइलोमाइक्रोन्स, एंड देन फाइनली लेक्टियल्स से कहाँ चला जाएगा, हमारा ब्लड में। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सबसे पहले मिसल फॉर्मेशन होता है, काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन म्यूकोसा के अंदर जाता है एंड देन उसका एब्जॉर्प्शन होता है किसमें, लेक्टियल्स में। इजी क्वेश्चन आता है बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ओके, so this is about the formation of micelles along with the absorption of the fatty acid, how it is absorbed and it is absorbed in the lacteals, must know this the point। ठीक है, तो this is completed। now जो फाइनल जो प्रोडक्ट रहता है हमारा, बेसिकली लास्ट जो चीज़ रहती है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन करवाना इम्पॉर्टेंट है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली इट कॉन्स्टिट्यूट्स आर डीएनए एंड आरएनए एंड द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड अगेन स्टार्ट्स इन द डिओडेनम, बिकॉज इसके जो एंजाइम्स हैं वो यहीं प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। वी मस्ट नो दिस, आई हैड गिवन यू द ट्रिक हाँ फॉर पैनक्रियाटिक जूस की कॉम्पोनेंट्स याद करने के लिए, एंड द लास्ट वन इज ALN, A is amylase, L is lipase and N is nucleases, है ना। So this nucleus comes from the pancreatic juice into the duodenum and here the digestion of the nucleic acid starts. The nucleic acid includes DNA, RNA, as we all know, it's a very basic thing. अब इसमें nucleases आता है pancreatic juice से, DNAs and RNAs. DNAs and RNAs are the enzymes which use to break down the DNA and RNA. ठीक है, and they break the DNA and RNA into the nucleotides, its first component, और इसमें से अगर हम लोग फॉस्फेट हटाते हैं, it will gives to the formation of nucleosides, and this nucleoside जो है वो नाइट्रोजनस बेस में एंड किस में कन्वर्ट होगा, शुगर में। ठीक है, तो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, इन तीनों से मिलके बना हुआ रहता है न्यूक्लियोटाइड्स, एंड न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना हुआ रहता है उसकी चेन जो है उसको डीएनए आरएनए बोलते। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट, इट इज डीएनए एंड आरएनए, राइट। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होगा, एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस की प्रेजेंस में नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर में कन्वर्ट होगा, एंड दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, एंड दिस इज द पैनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। आपको पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स के बारे में मस्ट नो, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस इज द अनदर टर्म फॉर द इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो उसमें ये प्रेजेंट नहीं रहता है। न्यूक्लियस इज ओनली प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। तो जब अगर पैनक्रियास रिमूव हो जाएगा किसी कारण से तो हमारा न्यूक्लियस नहीं आएगा और फर्दर रिएक्शंस भी नहीं होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड इसमें हमने सभी कंपोनेंट के डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, एंड प्लीज़ टू रीड, एंड जो हमारा पीपीटी है इसका दिस विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज़ टू जॉइन देयर, एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहे हैं, प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट, आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट और चाहिए, तो please do share your reviews in the comment section below, and please do share this lecture with your friends so they will also get benefited with this particular things, and okay, I'll meet you in the next lecture. Tab tak ke liye bye bye. Do subscribe to our channel, like this video and share this with your friend. Bye bye.